इंडिया कहता है कि अगर डॉलर $130 पर बैरल पे ऑयल जाएगा तब हम कीमतें बढ़ाएंगे। हम तो तारड़ साहब जरा सी कीमत बढ़ी है तो ठुस हो गए हैं, क्या कहेंगे इसके? चीमा साहब, मैं जाती तौर पे पूछें तो मैं चीमा साहब आपके मुंह में घी शक्कर के ये जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि आज पहली दफा मंडे में स्टॉक मार्केट जब खुली तो $120 से ऊपर जो है ऑयल ट्रेड जो कर रहा था। और अभी जिस तरह फरमा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऐलान से फौरन 85 तक आ चुका है, तो मेरे ख्याल में अब दुनिया को जो बुखार एक आ रहा है चीमा साहब, उसमें बल्कि मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि इस वक्त G7 का इजलास जो है ना चीमा साहब, वो भी उसके बारे में भी हो रहा है कि G7 का इजलास, उसमें खासकर बल्कि जो एक मैंने खबर मेरी नजर से आर्टिकल गुजरा है कि उसमें डिस्कस क्या होना था। उसमें डिस्कस होना ये था कि दुनिया के जो रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है, उनमें से 400 मिलियन बैरल ऑयल जो है उसको निकाला जाए। अब मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा चीमा साहब कि वो जो उसका फॉरेन रिजर्व है चीमा साहब, वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 400 मिलियन बैरल वहां से निकाला जाए। इसके बारे में कहा यह जाता था कि पहले असूल था इनका G7 या G8 कंट्री पहले, जिसमें से रशिया निकाला, कि ये 90 दिन का ऑयल रिजर्व अपना रखते थे, 90 दिन का, और उसके बाद अगर 90 दिन जब खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद इन्होंने इसको टैप करना था, इस रिजर्व को। लेकिन अब अंदाजा ये मेरे ख्याल में इनके पास 90 दिन का तेल नहीं है, तभी इनके G7 जो है मिलके इस स्टेज पे पहुंच रहे थे। ये भी एक खतरनाक बात है। उसमें और यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो बाइडेन साहब ने जब यूक्रेन की जंग थी तो अपने रिजर्व में से इन्होंने तेल निकाल लिया था, कुछ ले लिया था, फिर पता नहीं उसको इन्होंने वापस फिल किया या नहीं किया। 4 मुख्तलिफ मुकामात हैं अमेरिका के अंदर जहां इस ऑयल को नीचे अंडरग्राउंड रखा जाता है, एटॉमिक अटैक से भी बचा के। और उसमें चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने तो दिहाड़ी लगा ली, आप तो दिहाड़ी लगा रहे हैं मुसलसल, आप तो अवाम की खाल उतारना चाहते हैं इंटेंशनली, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत का देखें कि उन्होंने कहा जब तक तेल 130 बैरल से ऊपर नहीं जाएगा हम इसकी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, भारत के अंदर भी बुखार, उनको भी एक रिलीजियस, उनको भी एक बुखार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका प्रॉब्लम इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मुर्शद किथे, मुर्शद किथे। मुर्शद बाहर होता तो पाकिस्तान में से तेल निकाल लेता, निकाला था एक दफा उसने कहा था जी बस हूं आए गोरे आके लेना लग जाने थे जामा कर। मुराद सईद ने कहा था हम इतने मिलियन ला के उसके मुंह पे मारेगी, इधर इसके मुंह पे मारेगी। उन्होंने किया था, मोइजात करते रहे हैं, आज भी कौम चाहती है। मुर्शद बाहर होता तो हो सकता यार, तुझे क्या पता अडयाला जेल के नीचे से तेल निकला है, तो लगे मुर्शद इतनी देर दा इत्थे बैठा, इत्थे तेल है, की पता होता मैं उत्थे आंदा तेरे मेरे पैरों थले तेल। जी मतलब दर हकीकत जो मैं बात करना चाह रहा था, 2 चीजें आज मेरे ज़हन में तो बात करने के लिए आपके सुनने वालों को, कि वेस्ट के रिलेशनशिप ईरान के साथ आगे मजीद यहां से कहा जाए। मजलिस खबरगान ने आज 88 उनके मेंबर थे चीमा साहब, उन्होंने वोट डाल के आज आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई का जो उन्होंने ऐलान कर दिया। और मैं उसमें से चीजें बताना जो 5 मेंबर मजलिस खबरगान में जो थे 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, और 5 ऐसे हैं जिनकी 50 साल से नीचे है, बाकी सारे के सारे 50 और 90 के दरमियान। आज जो मैं 2-4 चीजें जो मैं बताना चाहूंगा कि मुज्तबा खामनाई कौन है, 56 ईयर्स ओल्ड है, और अब उनकी पर्सनैलिटी के बारे में अंदाजा लगाना चाहिए जरा। एक तो मैं थोड़ा सा, मैं बल्कि आज बैठा हूं आपके सामने थोड़ी सी रिसर्च करके बैठा हूं, वो इसलिए चीमा साहब अपने वालिद साहब के ऑफिस में काम करते थे, मुज्तबा खामनाई, बड़े कम गो हैं, ज्यादा स्पीचेस वगैरह उनकी कोई नहीं है बात। उनके बारे में जो अभी तक आज उनकी सिचुएशन है, उनके बाप को कत्ल किया गया, उनकी बीवी जोहरा उसका नाम है, उसको कत्ल किया गया, उनकी मां को कत्ल किया गया, और उनके बच्चे को कत्ल किया गया। ये डिफाइन करेगा आगे रिलेशनशिप, हाउ ईरान विल बी गवर्नड इन द फ्यूचर। और कुम से पढ़े हैं, और आज नजफ से भी सस्तानी साहब ने भी उनको
इंडोर्स कर दिया है उन्होंने, उनको उनसे भी बात। सस्तानी साहब बताना चाहूंगा आपको देखने वालों को, इस पर हाईएस्ट रिस्पेक्टेड जेंटलमैन इन द शिया कम्युनिटीज, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि कुर्दों को भी सस्तानी साहब ने रोका था कि तुम ईरान के ऊपर अटैक नहीं करोगे या किसी दूसरे के हाथ में नहीं खेलोगे। ये भी एक बात। हाईली रिस्पेक्टेड जेंटलमैन सस्तानी साहब बड़े कम को है, बल्कि आज उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान जो है सिर्फ शिया प्रॉब्लम नहीं है, इसको यूनाइटेड मुसलमानों को इकट्ठा होकर इसको बचाना होगा। ये भी आज उनकी स्टेटमेंट है, वेरी कम को। चीमा साहब, आप जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो सुलेमानी साहब के बड़े करीबी दोस्त थे मुज्तबा खामनाई साहब। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पुतिन साहब के साथ बड़े वन ऑन वन रिलेशनशिप। आज दुनिया की दो सुपर पावर्स ने उनको मुबारकबाद दे दी है, चाइना और रशिया। और रशिया के बारे में अगले दिन अराक्ची का जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि रशिया आपको आपकी मदद कर रहा है, तो उन्होंने जवाब उसका दे दिया था कि उन्होंने कहा था बिल्कुल मदद कर रहा है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप उनके साथ बड़े पुराने हैं डिफेंस के लिहाज से। दूसरा, चाइना का भी एक शिप उस एरिया के अंदर फिर रहा है जो सर्वेलेंस कर करके सुना है कि टारगेट जो है वो सारे इनको बता रहा है, और होगा अल्टीमेटली। सारी दुनिया इस वक्त अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह आपको कहा था, दिस इज थर्ड वर्ल्ड वॉर। चीमा साहब, उसमें अब मैं जो मजीद इनके बारे में पढ़ रहा था कि एक तो इन्होंने इराक की जंग में हिस्सा खुद लिया, मुज्तबा खामनाई साहब ने, सुलेमानी साहब के बड़े करीबी दोस्त थे ये, और उसके बाद चीमा साहब इंग्लिश फ्लुएंट बोलते हैं ये, और एज ए मॉडर्न समझा जाता था। और जब पहले एक दफा बात हुई थी तो वेस्टर्न जो कंट्रीज थे इनके बात इनके नाम के ऊपर एग्री कर चुके थे, खामनाई साहब के हलाक होने से पहले की बात। आज उन्होंने उस पर टेक ओवर कर लिया है। अब ये इन सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको आप सामने मद्देनजर रख के करके देख लें कि जिस शख्स का वालिद मर्डर हुआ हो, जिसका हलाक किया गया हो, जिसकी बीवी हलाक की गई हो, जिसका बच्चा हलाक किया गया हो, जिसकी मां हलाक की गई हो, वो फ्यूचर में किस तरह का एक लीडर, और ये थर्ड लीडर है, इज अ थर्ड रैबर ऑफ ईरान। तो ये मैं एक तो बताना चाहता आपके देखने वालों को कि दिस इज अ जेंटलमैन हु विल लीड ईरान इन द फ्यूचर। दूसरी तरफ चीमा साहब, कल परसों जो वहां पे हालात हुए हैं, ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं, केमिकल भी उसमें इस्तेमाल हुआ है, उसमें सड़कें भी जल रही हैं, क्योंकि जहां जहां सीवरेज के अंदर क्रूड ऑयल गया है वो जल रहा है, और नीचे से जो ऑयल जो धुआं उठ के ऊपर जा रहा है, तेजाब की बारिश हो रही है वहां पे। और ये वही कंट्री है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट के खिलाफ जो कहते हैं कि पेरिस अकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए, फला होना चाहिए, आज वो कर रहे हैं, दुनिया सारी खामोश है। आने वाले दिनों में ये जो जंग है बिलखसूस ईरान, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। चीमा साहब, कोविड का इम्पैक्ट भी मैं समझता हूँ कि हम सारे PTSD से गुजर रहे हैं सारे, लेकिन जो ईरान के ऊपर आज हो रहा है चीमा साहब, इसका भी PTSD होगा। और अगर ये इस आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जंग ना रुकी तो आप बड़े परेशान कुल किस्म के हालात देखेंगे। आज जो मैं दूसरा इसके अंदर मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा चीमा साहब, आज ईरान इतना परेशान नहीं है जितना पाकिस्तान परेशान है। आज तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इकदाम उठा लिए हैं उस पर मैं जो अपना एनालिसिस दूंगा चीमा साहब, उन्होंने कहा जी 4 दिन काम करें। मेरे ख्याल में तो बंद भी कर दें तो पहले आपको काम कर रहे हैं 4 दिन लोग। मेरी तो गुजारिश ये होगी चीमा साहब, मैं पर्सनली, आपका क्या ख्याल है, ये सरकारी बाबू जो है काम करते हैं, रिश्वत लेने जाना होता है तो चीमा साहब तो एक दिन में भी हो सकती है, लेकिन ताकि बढ़ जाएगी ना। अब वो घर बैठे होंगे, उनको दफ्तर लाने के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, रिश्वत लेने जाते हैं, इनसे पैंत के को एक दिन आके आओ, रिश्वत फड़ो, कमीशन अपना लुट पाओ तो चले जाओ, तो 5-6 जने आराम करो जाके। चीमा साहब, इसमें जो काम ये कर रहे हैं, रिश्वत के रेट बढ़ेंगे। इन्होंने कोई ये नहीं कहा, इन्होंने कोई ऐसा कोई एक सिंगल पॉलिसी आज जो चीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के इसमें रिश्वत के ऊपर क्रैक डाउन किया, कोई एक भी इन्होंने पॉलिसी बनाई। और जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल आज बंद कर दें, तालीम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीमा साहब, मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा,
मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं वैसे पर्सनली, दिस इज माय पर्सन, जो मैं खुद जिसके बारे में मुसद्दका चीज ना हो। मैं पाकिस्तान पढ़ के आया था चीमा साहब, जो सरकारी मास्टर होता था वो सारा दिन आके मारता था बच्चों को कि शाम को मेरे घर आके ट्यूशन पढ़ो, पैसे देंगे। वो कुछ नहीं पढ़ाता था। मैं गारंटी करता हूं आज सरकारी स्कूल सारे बंद कर दें, पाकिस्तान की तालीम पे कोई असर नहीं होगा। और दूसरी तालीम कौन सी चीमा साहब, ये कौन सी तालीम पढ़ाई जा रही? आपको पता है आपके स्टैंडर्ड क्या है? आपके स्टैंडर्ड्स क्या है? इंग्लिश और मैथ के ऊपर तो बाइकाट है आपका, बिल्कुल। इंग्लिश तो आप पढ़ना कहते हैं कि गोरे की, आपके ये देखें आप कितने पीछे दुनिया से। चीमा साहब, जब ब्रिटिश लोग आए थे, मौलवियों ने फतवे दे दिए थे इंग्लिश पढ़ा एक काफरों की जुबान, और आज भी आप मौलवी वही कर रहे हैं, काफरां जुबान। मैथ भी काफरां दी, फिजिक्स भी काफरां दी, केमिस्ट्री भी काफरां दी, और पाकिस्तान चलाने वाले सारे डॉक्टर ने एमबीबीएस, और उनके पास सिर्फ एक आर्ट है, रटक में लाइन है। और 1,000 पेजेस की जो अनाटमी की किताबें बायोलॉजी की वो पढ़ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता रट्टा क्या मारना। ओएनजीओ पाकिस्तान स्टडी मशरती उम्र में रट्टा ला के जो सीएसएस स्टाफ कर देते, और उसको तीजी गड़ी शायद दसों में। मैं चीमा साहब डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूं अमेरिका में, मैं एक वकील हूं, मैं मैकेनिक कहता हूं। क्यों चीमा साहब, थोड़े गोडे च दर्द है, थोड़ा गोली लिख देना तो तुम मैकेनिक ही नहीं, और की दसो। इनको क्या पता कि सोशल लाइफ क्या है? मैं कल परसों बैठा था, मैं कहा 2 लोग जो होते हैं जो डायरेक्ट सोशल इश्यूज के साथ अटैच होते हैं, दो प्रोफेशन डायरेक्ट, एक वकील होता है, दूसरा जर्नलिस्ट होता है, जो सोसाइटी की तकलीफ के ऊपर नब्ज पे हाथ होता है। इन्होंने की पता डॉक्टर गला खराब है दवाई लिख देती, मैकेनिक ने गड्डी का टायर पैंचर ला लेना, तो तुसी उन्हें बाकोगे कि तालीम याफ्ता बंदा है। इन्होंने की पता इतने अमरीका च लगे फिर दिन, बड़ी गाड़ी बड़े घर से आगे उनकी दुनिया खत्म हो जाती है। उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द सोशल लाइफ, अमेरिका में क्या पक रहा है, इस्लाम की को पता प्रोवाइड। यहां पे तो ज्यादातर मरीज ज़हनी तौर पे बीमार हो चुके हैं। जो डॉक्टर यहां पे चीमा साहब यहां बैठ के पाकिस्तान पीटीआई को सर्व कर रहा है, उसको चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर पर कंसल्ट करे, किसी साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट के पास। तुम्हारा अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी में अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, रहते तुम यहां हो, नमक तुम इनका खाते हो, और रोते तुम मुर्शद के लिए हो, तो तुम्हें यू नीड टू सी सम डॉक्टर। चलो, कोई पहली दफा नहीं है चीमा साहब, बात मैंने जिस तरह अर्ज किया था कि एक भी पाकिस्तानी डिसेंट कांग्रेस में यहां मौजूद नहीं, एक भी सिंगल। इस वक्त ममदानी के लिए तड़पते फिरते मेरे बच्चे, वो इंडियन जी, मां उसकी हिंदू है, बाप उसका शिया है। जो इधर वर्जीनिया में एलजी आजकल हर पाकिस्तानी अपने उनके आगे पीछे फिर, लेकिन शी इज एन इंडियन, मुसलमान है लेकिन इंडियन। तो चीमा साहब दर हकीकत बंद भी कर दें। चीमा साहब, मैं तजर्बे के तौर पे कर, आप अपनी एम्बेसियां बंद करें, कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी को फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को हिला रही है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज हो गया है, तो दूसरी तरफ इस युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप कहते हैं कि ये जंग अब बहुत लंबी नहीं चलेगी, जल्द ही किसी तरह का समझौता या अंत देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, हालात जल्द शांत हो सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर ईरान ने तेल सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका और उसके सहयोगी सख्त जवाब देंगे। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि क्या कई ट्रंप इस युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं या फिर जंग आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा असर कहीं दिख रहा है तो वो है पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ गई और इसका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। पाकिस्तान सरकार ने एक झटके में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। वहाँ पेट्रोल अब 321 रुपये पर लीटर और डीजल 335 रुपये पर लीटर पहुँच चुका है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि कई शहरों में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। लोगों को डर है कि अगर जंग लंबी चली तो कीमतें और बढ़ सकती हैं।
पाकिस्तान की आवाम पहले से ही आटा चावल दाल के लिए रो रही थी और अब ऊपर से ये पेट्रोल की मार उनको जीने नहीं दे रही है। वहीं भारत कह रहा है कि अगर 130 बैरल भी हो जाता है तब हम भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बारे में सोचेंगे और यही चीज़ पाकिस्तानियों को परेशान कर रही है।